महात्मा ज्योतिबा फुले जी अपनी एक कविता में कहते हैं, ब्राह्मणों की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इन्हें भगा देना चाहिए। अब ऐसी भूमिका महात्मा फुले जी लेते हैं तब ब्राह्मणों को उसके पीछे का खतरा समझ में आता है। ब्राह्मण ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि अब आगे हमारी चलने वाली नहीं है, कोई भी हमारा मजाक उड़ा सकता है, कोई भी हमें महत्व देने वाला नहीं है। शादी ब्याह के समारोह में सबको हमारे पैर छूने पड़ते हैं, इसलिए हमारी कीमत है। कल अगर हमें लोगों ने शादी ब्याह आदि समारोह में बुलाना ही बंद कर दिया तो हमें कौन महत्व देगा, कौन हमें अपने दरवाजे पर खड़ा करेगा। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मणों में काफी घबराहट निर्माण हुई और इस संकट से बचने के लिए सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ब्राह्मणों ने कोर्ट में गुहार लगाई। केवल गुहार ही नहीं लगाई बल्कि भरपाई भी मांगी। जब जुन्नर में रहने वाले डुमरे पाटिल नामक व्यक्ति ने अपनी लड़की का ब्याह सत्यशोधक तरीके से किया तब जोशी नामक एक ब्राह्मण पुरोहित ने कोर्ट में याचिका दायर कर 6.5 रुपए की नुकसान की भरपाई मांगी। उस समय रांडे नामक जुन्नर न्यायालय के न्यायाधीश थे। इस केस में महात्मा फुले को मुख्य आरोपी बनाया गया। नारायण मेघाजी लोखंडे तथा भोकड नामक एक आदिवासी व्यक्ति भी इस केस में आरोपी बनाए गए थे। श्रीधर महादेव रांडे नामक न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि ब्राह्मण पुरोहित को शादी में बुलाना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र द्वारा उन्हें दिया गया वो अधिकार है और उसे 4 आना दक्षिणा देना ही चाहिए। ये फैसला पढ़कर लोगों को लगा कि 4 आना की दक्षिणा वास्तव में बहुत कम दक्षिणा है, पर जिस जमाने में खेतिहर मजदूर को प्रति माह 1 रुपया तनख्वाह मिलती थी, उस समय ये 4 आने की दक्षिणा देने का आदेश ब्राह्मण न्यायाधीश ने दिया था। इसका मतलब खेतिहर मजदूर की 8 दिन की तनख्वाह केवल 5 मिनट में भट्ट ब्राह्मण को प्राप्त होगी। जब ये फैसला आया तब फुले जी ने इस फैसले के खिलाफ जिला अदालत में केस दायर किया। उस समय महादेव गोविंद रांडे, जिन्हें समाज सुधारक क्रांतिकारी के तौर पर प्रचारित किया जाता है, वे रांडे जिला अदालत के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश वास्तव में प्रगतिशील ब्राह्मण। इस मामले में फैसला देते समय रांडे कहते हैं कि पुरोहित को शादी विवाह के समारोह में बुलाना ही चाहिए, ऐसी सख्ती बरतना ठीक नहीं है, किंतु अगर पुरोहित को बुलाया जाता है तो उन्हें दक्षिणा देना ही चाहिए। पुरोहित को नहीं बुलाया गया फिर भी दक्षिणा देनी चाहिए। प्रगतिशील ब्राह्मण समय आने पर सनातनी ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए किस प्रकार दौड़ कर आता है, इसका ये जीता जागता सबूत है। पैसे मिलने पर उसके संसाधन बने रहते हैं, क्योंकि आखिरकार संपत्ति पर ही प्रतिष्ठा निर्भर होती है। इसलिए ब्राह्मणों ने अपना दुकान शुरू ही रखा। शादी में नहीं बुलाया गया तो भी कोई बात नहीं, पर पैसा घर पर भेजना ही चाहिए। न्यायाधीश रांडे के इस बेतुके फैसले से फुले जी सहमत नहीं थे। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट में 2 न्यायाधीशों का खंडपीठ था, जिसमें एक ब्रिटिश न्यायाधीश और दूसरा भारतीय न्यायाधीश था। इस मामले में फैसला सुनाते समय ब्रिटिश न्यायाधीश खुले रूप से कहते हैं, ब्राह्मण पुरोहित को शादी में बुलाने पर दक्षिणा देनी चाहिए। ये समझने लायक बात है, किंतु पुरोहित को ना बुलाने पर दक्षिणा देना ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि अगर काम नहीं तो पैसा नहीं, नो वर्क नो पे, ये मेरी राय है। पुरोहित को शादी के समारोह में निमंत्रित ही नहीं किया गया तो उसे पैसे किस बात के चाहिए। और खास बात यह है कि उस समय हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट था, इसलिए ये जो फैसला आया ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फैसला है। ये फैसला आने के बाद ब्राह्मणों ने कोर्ट में जाना बंद किया, ऐसा नहीं है। सत्यशोधक तरीके से संपन्न हुए प्रत्येक विवाह के बाद ब्राह्मण कोर्ट में जाते थे और दक्षिणा मांगते थे और उसे भी अपना धार्मिक अधिकार कहते थे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण भाषा अधिकार की करते हैं, भाषा तो धर्म की करते हैं, मगर भरपाई पैसों में मांगते हैं। जब माली, तेली, कुर्मी, मराठा, चमार, सुतार, लोहार, महार जाति का हमारा भाई मंदिर में जाता है तब वो भगवान को मानकर, धर्म को मानकर, अध्यात्म को मानकर जाता है। मंदिर में जाकर दक्षिणा के रूप में जो पैसे डालता है वो पैसा ब्राह्मण पुरोहित को मिलता है। मंदिर के जिस धर्माधिकारी को मिलता है, जिस शंकराचार्य को मिलता है, तब उसकी और आपकी दृष्टि से जगह एक ही है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुजन समाज का व्यक्ति भगवान है, इसलिए धर्म के तौर पर या अध्यात्म के तौर पर पूजा करने की दृष्टि से जाता है। और ठीक दूसरी तरफ उसी समय उस मंदिर का ब्राह्मण पुरोहित अच्छी कमाई करता है। वो इस प्रकार से उसकी दुकान होती है, पैसे कमाने की फैक्ट्री होती है। भोले वाले अज्ञानी समाज की दृष्टि से पवित्र जगह और ब्राह्मण की दृष्टि से पैसे कमाने की दुकान फैक्ट्री होती है। जगह एक ही है, मगर 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव होते हैं। इसलिए यहाँ ये बात ठीक से समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण बात तो धर्म की करता है, भगवान की करता है, मगर भरपाई पैसे के रूप में मांगता है। भाषा धर्म की और व्यापार पैसों का। उस समय जो मामले कोर्ट में चले थे उसमें कुछ फैसले सत्यशोधक कार्यकर्ताओं के समर्थन में आए तो कुछ ब्राह्मणों के समर्थन में भी आए, पर सत्यशोधक संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करने का सिलसिला निरंतर चलता रहा। काफी टाइम बीत चुका था। ये मामला कब समाप्त हुआ? महात्मा फुले जी इनके परिनिर्वाण के 36 साल बाद 3 अगस्त 1926 को इस केस पर आखिरी पर्दा गिरा। गणित शास्त्र के महान विद्वान माने जाने वाले रेंगलर परांजपे पूना शहर से सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं की मदद से विधि मंडल में चुनकर गए थे। जब विधि मंडल में जोशी वतन समाप्त करने का कानून चर्चा के लिए आया तब परांजपे ने
सत्य शोधक कार्यकर्ता का साथ छोड़ा और कहने लगे कि मेरी जाति के हित में मुझे सोचना ही होगा, कुछ करना ही होगा। अगर जोशी वतन समाप्त होता है तो ब्राह्मण पुरोहित कैसे जिएगा? ब्राह्मण पुरोहित तो जीना चाहिए, इसलिए उसे दक्षिणा देनी चाहिए और जोशी वतन समाप्त नहीं होना चाहिए। परांजपे को निरुक्त करने का काम, उनका गणित उल्टा करने का काम सीताराम केशव जी ने लिया। सीताराम केशव जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के काफी नजदीकी मित्र थे। महाड़ चापदार तालाब सत्याग्रह के समय उन्होंने कहा था ये तालाब लोगों के लिए। परांजपे का ये कहना था कि दक्षिणा मांगना ये पुरोहितों का अधिकार है और पुरोहितों का अधिकार बना ही रहना चाहिए। शादी ब्याह के अवसर पर उन्हें बुलाना ही चाहिए और दक्षिणा ही देनी चाहिए। तब विधायक बोले, इन्होंने सवाल पूछने की सभागृह के सामने अनुमति मांगी। सर इब्राहिम रहमतुल्लाह नामक एक मुस्लिम व्यक्ति उस समय विधि मंडल के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ने विधायक भोले को अनुमति प्रदान की। तब भोले जी ने अपना पहला सवाल अध्यक्ष महोदय सभापति से पूछा कि अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय परांजपे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। परांजपे जी, आप अपनी दाढ़ी कैसे बनाते हैं? सवाल सुनते ही परांजपे चकरा गए। उन्होंने कहा, मेरी दाढ़ी का और इस प्रस्ताव का क्या संबंध है? फालतू सवाल क्यों पूछा जा रहा है? तब उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, परांजपे जी की दाढ़ी का और इस विधेयक का निश्चित रूप से संबंध है, मगर वो संबंध कैसे है ये बात मैं अपने दूसरे सवाल से स्पष्ट करूंगा। प्रथम मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। सर इब्राहिम रहमतुल्लाह बहुत ही नरम मिजाज के व्यक्ति थे। वे हंसते हंसते परांजपे से कहने लगे, परांजपे जी, आखिर उन्होंने क्या पूछा? यही ना कि आप अपनी दाढ़ी कैसे बनाते हैं? उन्हें बता दीजिए, अन्यथा वे फिर वही सवाल दोहराएंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसा निर्देश देने पर परांजपे को जवाब देना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी दाढ़ी खुद के हाथों से अपने ही घर बनाता हूँ। इस पर विधायक भोले ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि परांजपे अपनी दाढ़ी खुद अपने ही घर पर बनाते हैं। हमारा सत्य शोधक समाज का नाई अगर कल कोर्ट में जाकर कहने लगा इन्होंने मेरे ही हाथों दाढ़ी बनाना चाहिए क्योंकि ये मेरा धार्मिक अधिकार है, तो क्या आपको ये स्वीकार होगा? परांजपे जी, इसी सवाल का उपसवाल ये भी था कि रेंगलर साहब हमारा नाई सत्य शोधक समाज का कार्यकर्ता होने के कारण वो आपको ये भी कहने के लिए तैयार है कि भले ही आप खुद की दाढ़ी अपने ही घर अपने ही हाथों से करें, मगर पैसे मेरे घर पर भेजें। क्या ये बात आपको स्वीकार होगी? 3 अगस्त 1926 के बाद ब्राह्मण पुरोहित अपने अधिकार को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता था, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं रखी। महात्मा फुले जी को मानने वाले बहुत समाज के लोग ही ब्राह्मण पुरोहित को बुलाने लगे। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि फुले जी को पराजित किसने किया? ब्राह्मणों ने किया या फिर फुले जी को ही मानने वालों ने किया? महात्मा फुले जिंदाबाद का नारा लगाने मात्र से कोई फुलेवादी नहीं बन जाता। फुले जी ने जो कार्यक्रम बनाया वो कार्यक्रम अमल में लाना, उनके द्वारा बताई गई बातों के अनुसार अपना आचरण रखना, वैसे बर्ताव करने का मतलब है फुलेवादी होना। वरना बहुजन समाज के लोग फुले जी की प्रतिमा को फूल माला पहनाते हैं, फुलेवादी होने की घोषणा करते हैं। समाज के लोगों को एक बुनियादी बात ध्यान में रखनी होगी कि एक तो हमें फुले जी को स्वीकार करना होगा या फिर सत्यनारायण की पूजा को स्वीकार करना होगा। दोनों में से एक बात को स्वीकार करनी होगी। दोनों बातें एक ही साथ स्वीकार नहीं की जा सकती। मगर हमारी ये समस्या है, इन दो बातों में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क ही बहुजन समाज के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उन्हें इसमें फ़र्क करना बताया ही नहीं गया और ना ही समझाया गया। हो सकता है इसी की प्रतिक्रांति के रूप में हम लोग YouTube पर आकर वीडियो डालकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज को सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और सच्चाई और अपने असल इतिहास के बारे में पता चल सके।